अस्सलाम वालेकुम जी। जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो बुक आप लोग फॉलो कर रहे हैं, कलीम अख्तर की बुक है, मजीद बुक डिपो से पब्लिश हुई है और मैकेनिक्स प्लस वेव्स एंड ऑसिलेशन की बुक है। ये वाली आपने परचेज़ करनी है। इसी में आलमोस्ट सारा सिलेबस आपका मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हैं, वो एक्स्ट्रा हम नहीं किया करेंगे। जिस तरह अभी आप इस बुक में मैं देख रहा था, क्वेश्चन नंबर जो 3 है गालबन, हाँ, वाट आर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो हमने नहीं करना, वो सिलेबस में शामिल नहीं। इस तरह आगे भी जो जो टॉपिक्स सिलेबस में नहीं होंगे वो हम नहीं किया करेंगे। तो हमारा टॉपिक आ जाए वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि इस बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है गालबन, हाँ जी 5 है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में पहले डेफिनेशन करेंगे। अगर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर वेक्टर ही आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू वेक्टर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका है कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो इसका आंसर ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर आएगा। एन यूनिट वेक्टर शो करता है कि ये आंसर वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन मौजूद है। इस एन को अगर हम बताना चाहें, ऊपर इसकी हेड लिखा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। यानी ये जो एन है ना, इसकी मैग्नीट्यूड को जब हम बाकी ए बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये डायरेक्शन कौन सी होगी, क्या ए वाली होगी या बी वाली होगी या इनके अलावा कोई होगी? तो याद रखना, ये जो डायरेक्शन है ना एन की, कि ना ए वाली होगी ना बी वाली होगी, बल्कि इनके अलावा कोई तीसरी डायरेक्शन है। मैं इसको अगर यहाँ पर नीचे ड्रा करता हूँ, फ़र्ज़ करो ये एक शीट है, इस शीट के ऊपर दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम ए रख देते हैं, दूसरे का नाम वेक्टर बी रख देते हैं, और ये इनके दरमियान एंगल थीटा है। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी ए क्रॉस बी का जो आंसर है, जिसका नाम ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन ड्रा करना चाहोगे तो वो इन दोनों के साथ 90 का एंगल बनाएगी। ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है, इस लाइन का नाम है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर है। ये वाला वेक्टर ए था, ये वाला वेक्टर बी है, और ये जो ऊपर लाइन ड्रा की है ये ए क्रॉस बी है वेक्टर, या इसका नाम आप रख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो ये जो एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन थी ना, वो इधर होनी है, ये जिधर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होनी है। इस वक्त अगर मैं देखूं कि ए क्रॉस बी ने बी के साथ कितना एंगल बनाया है, तो वो 90 एंगल है, और ए क्रॉस बी ने ए के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, वो भी 90 एंगल है। ये क्योंकि ये एक शीट के ऊपर इस तरह दो वेक्टर्स जब रख दिए जाते हैं, फ़र्ज़ करें ये दो वेक्टर्स हैं, तो जो इनका प्रोडक्ट होना है ना, वो तीसरी डायरेक्शन जहाँ से ऊपर की तरफ होना है, प्रोडक्ट की डायरेक्शन स्ट्रेट अपवर्ड इस तरह हो जाएगी। तो वो जो डायरेक्शन है वो ए के साथ भी 90 का एंगल बनाएगी, यहाँ से इस तरफ ऊपर की तरफ, ए के साथ भी 90 का एंगल, बी के साथ भी 90 का एंगल बनाएगी प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो ये इसकी थी डेफिनेशन। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें बल्कि पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लें कि डायरेक्शन मालूम करने का रूल कौन सा है। डायरेक्शन इसकी मालूम करते हैं राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल ये कहता है, अगर आप फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की तरफ रोटेट करते हैं, इस तरफ, ये फर्स्ट वेक्टर ए है, इसको बी की तरफ रोटेट करें। कैसे रोटेट करना है? अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उस तरफ रोटेट करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ये रोटेशन ऑफ वेक्टर्स है। राइट हैंड की फिंगर्स को वेक्टर ए के ऊपर रखेंगे, यानी फिंगर की डायरेक्शन वही रखेंगे जिस तरफ ये ए है। फिर अपनी मुट्ठी बंद करेंगे तो आपकी फिंगर्स घूमती हुई ऐसे बी की तरफ जानी चाहिए। अगर ऐसे जा रही हैं तो फिर आपने
अपना हाथ सही रखा है, उस वक्त जो थंब होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, वो थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस भी अगर मैं यहाँ पर ये हाथ रखता हूँ, ऐसे मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूँ तो थंब अपवर्ड है, ये थंब डायरेक्शन शो करेगा क्रॉस प्रोडक्ट की या यूनिट वेक्टर एन की। तो फिर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये जी डायरेक्शन है, कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, ये डेफिनेशन है, कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल, देन इरेक्टेड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यानी आपने पहले वेक्टर को दूसरे की तरफ जब कर्ल करना है, घुमाना है, तो जिस साइड से स्मॉलर एंगल है उस साइड से घुमाना है, इस साइड से नहीं घुमाना, ये जो लार्जर एंगल वाली साइड है इधर से, तो फिर आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। अब इसकी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स। देखिए एक बड़ी बात क्लियर है कि एंगल क्रॉस प्रोडक्ट का ए के साथ हमेशा 90 होगा, बी के साथ हमेशा 90 होगा। याद रखना है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होता है ना, वो दोनों के साथ 90 का एंगल बना रहा होता है। जिन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है ना, उन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 90 का एंगल बना रहा होता है। करेक्टरिस्टिक्स में पहला करेक्टरिस्टिक है कि ये नॉन कम्यूटेटिव है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब है कि डायरेक्शन चेंज करने से आंसर चेंज हो जाएगा। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आपस में इक्वल नहीं होते। इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि जब आप ए क्रॉस बी तलाश करते हैं, मैं यहाँ पर इनका कंपैरिजन कर देता हूँ। ये फ़र्ज़ करो वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और इसी तरह यहाँ पर भी दोबारा ड्रा करता हूँ वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये एंगल थीटा, इधर भी एंगल थीटा है। ए क्रॉस बी का आंसर कैलकुलेट करेंगे तो वो यहाँ से इस तरफ आएगा। राइट हैंड रूल के मुताबिक जब आप ए को बी की तरफ कर्ल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी का। इसको आप एन यूनिट वेक्टर से शो करेंगे। अगर आप बी क्रॉस ए चाहते हो तो अब बी को ए की तरफ रोटेट करना है, क्योंकि पहला वेक्टर बी बना दिया आपने। जब बी क्रॉस ए तलाश करोगे तो फिर आप बी से ए की तरफ करोगे तो राइट हैंड के मुताबिक थंब डाउनवर्ड हो जाएगा। अब आपने फिंगर्स को बी के ऊपर रखना है, ये बी जिस डायरेक्शन में, ऐसे ये नहीं हाथ उल्टा कर लेना है, ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब नीचे की तरफ होगा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी बी क्रॉस ए की, जिसको आप नेगेटिव एन यूनिट वेक्टर से शो कर सकते हैं। ये जो नेगेटिव है ना, ये किसी एक के साथ लिखना था, चाहे इधर नेगेटिव लिखने चाहे इधर। असल में एक ही पेज पर एक ही जगह पर दो ऑपोजिट डायरेक्शन शो करनी हो तो किसी एक के साथ नेगेटिव लगा देते हैं। तो ये देखें आपस में अपोजिट हैं, इसलिए हम इनको इक्वल नहीं कह सकते। बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी डायरेक्शन में अपोजिट है, बेशक मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में तो सेम नहीं है ना, तो फिर इक्वल तो ना होवे। बेशक डायरेक्शन चेंज हो जाए फिर भी वो चीज़ें इक्वल नहीं होती। हाँ, इसको अगर लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर है नेगेटिव बी क्रॉस ए के, यानी बी क्रॉस ए को अगर नेगेटिव बना दिया जाए, नेगेटिव बनाने का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट करो, तो फिर वो ए क्रॉस बी के हर लिहाज से इक्वल हो जाएगा। यानी जिस तरह ये एक वेक्टर फ़र्ज़ करो ए है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट ड्रा करोगे तो ये माइनस ए बन जाएगा। इसी तरह ये वेक्टर है बी क्रॉस ए, बिल्कुल इसके ऑपोजिट ड्रा करोगे एक वेक्टर, यानी यहाँ से ऊपर की तरफ, तो वो बन जाएगा माइनस बी क्रॉस ए। ये वेक्टर बी क्रॉस ए है, ये वाला, ये बी क्रॉस ए है। अगर आप इसके साथ नेगेटिव लिखोगे तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए। अब ये जो माइनस बी क्रॉस ए है, ये और ए क्रॉस बी, ये आपस में ज़रूर इक्वल होंगे, इसलिए मैंने ये लिख दिया ए क्रॉस बी वो इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है
कि अगर आप सिर्फ बी क्रॉस ए देखते हो और ए क्रॉस बी देखते हो तो फिर बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी आपस में सेम डायरेक्शन में नहीं थे, अपोजिट थे। माइनस लगाया इधर तो फिर दोनों की डायरेक्शंस भी सेम हो गई। ये असल में इसलिए बताया कि अगर आपको पूछा जाए ना एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए तो वो ज़ीरो है। अगर पूछा जाए एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए तो वो ये डायग्राम में क्लियर है, बी क्रॉस ए नीचे है, ए क्रॉस बी ऊपर है, तो इनमें एंगल 180 है। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, बुक में प्रूफ किया हुआ है। इसका प्रूफ ये है कि आप ए क्रॉस बी का जब आंसर लिखेंगे तो वो ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर होगा और बी क्रॉस ए के साथ माइनस एन आ जाएगा। अगले स्टेप में ये नेगेटिव आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें और ये बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं ना, ये तो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इनका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2 बन जाएगी। और जो पहले हमने बनाई है सॉरी इधर ही है ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ़्ट भी इक्वल होगी। इन दोनों को कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 और 2 को तो प्रूव हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू नेगेटिव बी क्रॉस ए, यानी ये कम्यूटेटिव नहीं है। अगले स्टेप में आप इसको ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। जब नेगेटिव को ख़त्म करेंगे तो फिर नॉट इक्वल लिख दिया जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 है अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, अगर एंगल थीटा 90 डिग्री हो यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो जाएं तो उनके लिए आंसर कैसे निकलेगा। उनके लिए ए क्रॉस बी का आंसर ए बी साइन 90 डिग्री हो जाएगा और एन यूनिट वेक्टर साथ रहेगा। अब साइन 90 1 हो जाता है तो ये सिर्फ ए बी एन यूनिट वेक्टर ये बन जाएगा। ये मैक्सिमम आंसर है। इसको हमने डिस्कस करना है फॉर यूनिट वेक्टर्स में, यानी जब आपके पास यूनिट वेक्टर्स आई और जे हैं, ये दोनों आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, तो इसका आंसर तो असूली तौर पर निकलना था आई की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय जे की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय एन यूनिट वेक्टर, ये निकलना था। जिस तरह ए क्रॉस बी का आंसर ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब आई की मैग्नीट्यूड लकीली हमें पता है, जे की भी और साइन 90 की भी पता है, तो इसका आंसर तो बन गया एन यूनिट वेक्टर ओनली। अब मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट की पहचान, एक बहुत बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये जो एन होता है ना, ये हमें पता होता है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर है। यानी इस वक्त ये एन जो है ये आई के भी परपेंडिकुलर है, जे के भी परपेंडिकुलर है। अब अगर हम ऐसी चीज़ जो आई यानी एक्स एक्सिस, जे यानी वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो, उसको तो जी एक्सिस है कहते हैं, तो फिर आप इस एन यूनिट वेक्टर को यहाँ पर के यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, बिकॉज के भी दोनों के परपेंडिकुलर है आई और जे के, और एन भी दोनों के परपेंडिकुलर है। इस केस में स्पेसिफिक आई और क्रॉस जे के केस में जो एन का आंसर है वो वही निकलेगा जो के का निकला है। तो इसलिए आप आई क्रॉस जे को एन यूनिट वेक्टर लिखने की बजाय के यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी एन लिखने की बजाय अगर आप के लिख लो ना, लेकिन ये लिखेंगे सिर्फ तभी जब आई क्रॉस जे लिखा होगा। जब ए क्रॉस बी होगा तब आपने एन की जगह के नहीं लिख सकते। जब आई क्रॉस जे होगा यानी एक वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक जे के वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, तो फिर ये आंसर के से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो आना था आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर, वो के ही बनता है। तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया कि आई क्रॉस जे का आंसर तो के बन जाएगा एक सिंप्लीफाई होकर। इसी तरह जे क्रॉस के का आंसर आई बन जाएगा और आई क्रॉस आई जे जे के आई के क्रॉस आई का आंसर ये बन जाएगा जे। इनके रिवर्स करेंगे तो वो नेगेटिव आंसर बनेंगे। इसका रिवर्स करेंगे जे क्रॉस आई तो वो नेगेटिव के बनेगा। इसका रिवर्स करेंगे के क्रॉस जे तो वो नेगेटिव आई बनेगा, और इसका रिवर्स करेंगे आई क्रॉस के तो वो भी नेगेटिव जे बनेगा। इनकी पहचान करनी हो कि कौन सा आंसर पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, तो उसके लिए आप ये इस तरह का एक सर्कल ड्रा करके ऊपर 3 वेक्टर्स के निशान लिख लें। एक एरो का नाम आई रख लें, एक का जे रख लें, एक का के रख लें। तो आप इनमें से कोई से 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपने देखना है आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, तो ये सर्कल हमें बता देगा। वैसे तो ये पता है जब भी 2 मल्टीप्लाई होंगे आंसर तीसरा आना है।
अब वो तीसरा पॉजिटिव आना है या नेगेटिव, वो ये सर्कल बताएगा कि अगर आप एरो की डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव। मसलन जे क्रॉस के ये पॉजिटिव है और के क्रॉस जे ये नेगेटिव है जब एरो के अपोजिट आओगे। इसी तरह के क्रॉस आई ये पॉजिटिव है और आई क्रॉस के वो नेगेटिव है। इस तरह हम इससे याद कर सकते हैं। उसके बाद जी प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जब एंगल थीटा 0 डिग्री हो फॉर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स के लिए ए क्रॉस बी का आंसर ए बी साइन 0 डिग्री और यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा। अब साइन 0 का आंसर 0 है तो ये सारे का सारा 0 हो गया, एन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को जब 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर नल वेक्टर बन जाता है, 0 नहीं आता नल वेक्टर, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी नंबर को वेक्टर से तो आंसर वेक्टर ही रहता है। अगर आप 0 लिख देते वो तो स्केलर बन जाना था। इसी तरह यहाँ पर एंटी पैरेलल को भी इसी में डिस्कस कर लेंगे। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल में एंगल 180 हो जाएगा और आंसर यही आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 इंटू एन यूनिट वेक्टर। साइन 180 भी 0 होता है तो वो सब को 0 कर देगा, एन को 0 नहीं कर सकेगा। जब 0 एन से मल्टीप्लाई हो तो अगेन नल वेक्टर लिखते हैं। फिर इसके अंदर आप यूनिट वेक्टर आई क्रॉस आई को डिस्कस कर सकते हो, जे क्रॉस जे को डिस्कस कर सकते हो, के क्रॉस के को। ये तीनों भी क्योंकि पैरेलल वेक्टर एंगल 0 है इनमें, इन सब का आंसर भी नल वेक्टर आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी अगर आप एक वेक्टर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ़र्ज़ करो एक वेक्टर ए है, उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया ए के साथ ही, तो अब आंसर तो आना था ए की मैग्नीट्यूड दूसरे ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन 0। साइन 0 इसलिए क्योंकि ए और ए दोनों के नाम आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब है बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, दे आर आइडेंटिकल, तो इसलिए मैंने एंगल 0 लिख दिया है। तो ये आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर, साइन 0 का आंसर 0 बन जाएगा और ये 0 फिर एन यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा फाइनल आंसर अगेन नल वेक्टर निकलेगा, 0 नहीं निकलेगा। इस केस में भी नल वेक्टर को ओ से आप शो कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 है फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में ए और बी के आंसर गिवन होंगे, ए क्रॉस बी का आंसर, उस वक्त आपने कैसे लिखना है। अच्छा, ये जो आंसर है ना, इसको जाहिर है पहली टर्म को पहले तीनों से मल्टीप्लाई करो, इस सेकंड टर्म को फिर तीनों से मल्टीप्लाई करो, इस थर्ड टर्म को फिर तीनों से मल्टीप्लाई करो, तो एक लंबा सा आंसर बनेगा। उसमें कहीं आई क्रॉस आई आएगा, कहीं जे क्रॉस जे आएगा, तो फाइनल आंसर जो है ना वो याद रखना ज़रूरी है, ये डेरिवेशन करना ज़रूरी नहीं है। फाइनल आंसर लिखने का मैं तरीका आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स लिख लें, पहली ब्रैकेट के साथ आई लिख लें, दूसरी ब्रैकेट के साथ जे लिख लो और तीसरी ब्रैकेट के साथ के लिख लो। ये आपने इस तरह लिख लेना है। तीनों ब्रैकेट्स में आप लिख लो ए बी माइनस ए बी, और इधर भी लिख लेंगे ए बी माइनस ए बी, इधर भी लिख लेंगे ए बी माइनस ए बी। अब अगले स्टेप में आपने ये जो एक सर्कल होता है एक्स वाई जी, इसमें वाई से स्टार्ट हो जाए। पहले वाई जी पहली टर्म की पहली ब्रैकेट की पहली टर्म में वाई जी लिख लें, फिर आपने जी एक्स ये दो अगली ब्रैकेट की पहली टर्म में लिखना है जी एक्स, और फिर लिखेंगे ये एक्स और वाई तीसरी ब्रैकेट में एक्स वाई। ये कंपोनेंट दूसरी टर्म में उल्टा दें, ये वाई जी था ये जी वाई बन जाएगा, ये जी एक्स है ये एक्स जी बन जाएगा, ये एक्स वाई है ये वाई एक्स बन जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है। इसको आप ड्राइव भी कर सकते हैं लेकिन रट्टे से लिखना ज़रूरी है। और आखिरी है कि जब आप इसको एक और मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल इस तरह भी आ जाएगा कि अगर आप आई जे के यहाँ पर डिटर्मिनेंट में लिख लें, इधर ए एक्स ए वाई ए जी और इधर बी एक्स बी वाई बी जी,
लिख लें। तो ये आंसर भी एग्जैक्टली ए क्रॉस बी का जो ऊपर वाला आंसर निकला है ना, इसको ओपन करने से वही आंसर निकलेगा। ये 3x3 का डिटर्मिनेंट ओपन करना आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है। इसको ओपन करना हम न्यूमेरिकल में भी सीखेंगे। इसका आंसर आइडेंटिकल वही निकलेगा जो ऊपर था। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6 के क्रॉस प्रोडक्ट के फिज़िकल मीनिंग क्या है। फिज़िकल मीनिंग इसके ये होते हैं कि ये पैरेललोग्राम का एरिया और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। मसलन मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर ए वेक्टर बी का नाम दे देता हूँ। तो अब अगर मैं इस बी के कंपोनेंट्स बनाता हूँ, ये जो कंपोनेंट है ना बी वाई और ये वाला बी एक्स है, तो बी वाई इस वक्त इस पैरेललोग्राम की हाइट भी कहलाता है। ये जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का आंसर ए बी साइन थीटा हो जाएगा, जिसको आप ए मल्टीप्लाइड बाय बी साइन थीटा ब्रैकेट में लिख लें। और फिर अगले स्टेप में ए जो है वो इस पैरेललोग्राम की लेंथ है और बी साइन थीटा जिसका नाम बी वाई है, ये देखो ना, बी वाई को बी साइन थीटा कह सकते हैं। तो ये इस पैरेललोग्राम की हाइट है। लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो एरिया बन जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो प्रूव हो गया ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड बराबर होती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।